तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने मैकबुक के स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। ये M2 Max मैकबुक प्रो है 16 इंच वाला। मतलब M2 Max इन्होंने अभी जनवरी में ही रिलीज कर दिया था, मतलब कोई इवेंट नहीं था, इन्होंने ऐसे ऑनलाइन बस उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज कर दिया था। और यहाँ पर मैंने रैम जो है वो 64 GB कराई है, बेस में 32 GB आती है, मैंने 64 कराई है। तो अगर मैं बात करूँ हैवी एडिटिंग एक्सपीरियंस की और आपको वन वर्ड में बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस बेस्ट था, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मेरा वन ऑफ दी हैवीएस्ट प्रोजेक्ट है, मतलब मैंने और भी हैवी किए हैं बट अभी मेरे पास इसी हैवी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन मौजूद है। और ये मेरे क्लाइंट का प्रोजेक्ट था। आपको ये सब ब्राउन इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मैंने काफी महीनों पहले एडिट किया था और इसकी जो फुटेज है सोर्स वो कहीं डिलीट हो गई या मुझे अभी मिल नहीं रही थी इस वक्त। आप इससे टाइमलाइन का अंदाजा लगा सकते हो, इसमें बहुत कुछ किया गया था। ये नेस्टिंग सीक्वेंस में अगर आप जाओगे तो इसके अंदर बहुत चीजें थी, नेस्ट के अंदर नेस्ट, अलग अलग तरीके के सीक्वेंस बने हुए थे, जैसे कि आप देख सकते हो ये सब आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल्स हैं। सोशल आइकन ये सब मैंने डिजाइन किए थे, तो ये आप देख सकते हो सब टेक्स्ट इफेक्ट्स बनाए थे। ये देखो कितनी नेस्टिंग हुई है, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो। ये जो लास्ट लेयर है ये कितनी में लेयर है, V15, ये 15th लेयर है। और अगर मैं इनकी नेस्टिंग खोल दूं तो ये लेयर्स 28-30 तक भी जा सकती हैं। और ये पूरे ही प्रोजेक्ट में थ्रू आउट ये चीज चली है और ये वन ऑफ द हैवीएस्ट प्रोजेक्ट है और इसको मुझे एडिट करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, मतलब सब कुछ बहुत स्मूथली एडिट हुआ था। तो अगर हैवी एडिटिंग की बात की जाए तो भाई हैवी एडिटिंग में तो मुझे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो सॉफ्टवेयर है वो प्रीमियर प्रो है। हैवी एडिटिंग में प्रीमियर प्रो और डाविंची रिजॉल्व दोनों को ही यूज किया है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। फाइनल कट प्रो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस पर अच्छा वर्क करेगा ही। तो अगर अब मैं बात करूं मल्टी एडिटिंग सेटअप या फिर मल्टीपल टास्क्स की, तो उसमें भी ये मुझे यहाँ पर कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। तो अगर मैं मल्टीटास्किंग की बात करूं तो मैं मेजरली प्रीमियर प्रो और डाविंची रिजॉल्व यूज करता हूं। तो जब मैं डाविंची रिजॉल्व यूज कर रहा होता हूं तो मेरा मेनली ब्राउजर खुला होता है, ब्राउजर के साथ जो और एक दो सॉफ्टवेयर होते हैं वो खुले होते हैं बस। बट जब मैं प्रीमियर प्रो यूज कर रहा होता हूं तो उसके साथ आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, अडोबी ऑडिशन और जो मेरा ब्राउजर है और कभी कभी तो डाविंची भी ओपन होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने में कोई मुझे ऐसा लैग देखने को नहीं मिलता है। मतलब एक सॉफ्टवेयर खोलो और फिर दूसरा खोलो तो उसमें बहुत एक स्मूथनेस है, मतलब एक जिटर या फिर कोई लैग मुझे देखने को मिलता नहीं है। मैं आपको यहाँ तक बता दूं कि इसको लिए भी मुझे 3-4 महीने हो गए और अभी तक मैंने इसको सिर्फ 2 बार शट डाउन किया है। मैं बस इसकी लिड बंद कर देता हूँ, ये स्लीप मोड में चला जाता है एंड दैट्स इट। मैं इसको खोलता हूँ और अपना काम शुरू कर देता हूँ। तो इस मामले में जो मैक की ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत अलग लेवल पर वर्क करती है विंडोज के मुकाबले में। तो अगर आपका ऐसा ही काम है जिसमें आपको मल्टीटास्किंग बहुत करनी पड़ती है, बहुत हैवी सॉफ्टवेयर्स आपको एक साथ रन कराने पड़ते हैं, तो आप इस मशीन की तरफ देख सकते हो। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल एडिटिंग एक्सपीरियंस की तो वो मेरा अच्छा था। और अब मैं आपको सॉफ्टवेयर वाइज स्पेसिफिकली बता देता हूं। सबसे पहले डाविंची रिजॉल्व पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। डाविंची रिजॉल्व बढ़िया चलता है, कोई लैग देखने को नहीं मिलता है। प्रीमियर प्रो की बात करूं तो प्रीमियर प्रो में थोड़े बहुत लैग्स देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़े बहुत हैं। 1-2 लैग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। लैग को यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूं कि जब भी मैं कोई टेक्स्ट लगाता हूं तो टेक्स्ट की जब मैं पोजीशन चेंज करता हूं तो कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी जब प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है तो जब मैं उसकी पोजीशन इधर से उधर कर रहा होता हूं तो वहां पर मुझे जिटर या फिर लैग देखने को मिलता है। मतलब स्मूथली अगर मैं पोजीशन इस साइड कर रहा हूं तो स्मूथली नहीं जाती है, वो लैग कर करके जाती है। अब इसके रिगार्डिंग मैंने अडोबी सपोर्ट से भी बात करी थी बट उनको ये प्रॉब्लम समझ ही नहीं आई कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने मुझे अलग अलग तरीके के सोल्यूशंस दिए। अब मुझे लगता है ये कंप्यूटर की गलती नहीं है, ये सॉफ्टवेयर की ऑप्टिमाइजेशन की गलती है, ऐसा मुझे लगता है। अगर कोई इसमें एक्सपर्ट है तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकता है। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था एडिटिंग का। मतलब जो मेरी प्रीवियस मशीन थी, एक विंडोज मशीन थी मेरे पास, आप सब लोगों को पता है, उससे तो बहुत ही अच्छा है भाई, मतलब लाख गुना अच्छा है। तो अगर मैं बात करूं रेंडरिंग की तो देखो रेंडरिंग का सीन ये है कि वो सब्जेक्टिव चीज है। कुछ लोगों के लिए रेंडरिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं जिनको फॉरन वीडियो उनको देनी होती है, उनकी एक टाइम लिमिट होती है, या फिर कोई इवेंट चल रहा होता है, उन्हें इवेंट पर वीडियो एडिट करनी होती है, या फिर कोई भी ऐसा काम होता है, तो उनके लिए रेंडरिंग इंपॉर्टेंट है। बट मैं उन फ्रीलांसर्स में से नहीं हूं जिनके लिए रेंडरिंग उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मतलब रेंडरिंग एज इन कि मैं किसी मशीन को सिर्फ इस वजह से चूज नहीं करूंगा कि उसकी रेंडरिंग स्पीड फास्ट है, मैं और भी उसके पहलू देखूंगा। तो अगर मैं इस मशीन की बात करूं तो रेंडरिंग फास्ट है ऑब्वियसली, जैसे कि और चीजें हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियोस होती हैं, जैसे कि 4K स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई, तो उसको रेंडर होने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो अभी मैंने जो ये वाली वीडियो रिलीज की थी जहां पर मैं मूवीज पर रिएक्ट कर रहा था, तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी और मेरी ये 4K फुटेज भी थी जो सोनी कैमरा से निकल कर आती है। 8 बिट फुटेज है 100 MBPS पर, तो ये कुछ 35 से 40 मिनट की रॉ फुटेज थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्लस ये वाली फुटेज। तो इसको रेंडर होने में कम से कम 1 घंटा लग गया था। तो आप ये देख
सकते हो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो फुटेज होती है वो थोड़ी सी रेंडर देर में ही होती है। नॉर्मल वीडियोस के लिए जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग इतनी नहीं है उसमें रेंडरिंग ये फास्ट देता है। अब देखो अच्छी बातें तो बहुत सारी हो गई, अब थोड़ी बुराइयां भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सब कुछ परफेक्ट है। तो अब मैं आपको 2-3 पॉइंट वो बताता हूँ जो मुझे इसमें पसंद नहीं आए, मतलब ओवरऑल मैक में मुझे पसंद नहीं आते हैं और इस लैपटॉप में भी। सबसे पहले तो हम सबको पता है कि इट इज एन एक्सपेंसिव मशीन, और महंगा और बजट यही सबसे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है जब भी हम कोई चीज परचेस करते हैं। तो ये महंगा है, मतलब परफॉर्मेंस टू प्राइस बहुत ज्यादा है, परफॉर्मेंस उतना भी ज्यादा नहीं है। दूसरा पॉइंट मुझे ये लगा कि विंडोज जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है मैक उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे कि मैं विंडोज में मुझे अब तक कोई ऐसी परेशानी सामने नहीं आई थी कि कोई फाइल ओपन नहीं हो रही है या फिर कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है। तो मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मुझे वन ड्राइव से फाइल्स भेजते हैं, तो वन ड्राइव से जब मैंने इसमें डाउनलोड की तो वो एक्सट्रैक्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, फिर मुझे इस ऐप के बारे में पता चला तो फिर इससे हो गई। नॉर्मली नहीं हो रही थी, मैंने बहुत कोशिश की, वो उसको एरर दिखा रहा था। तो ये एक पेन था कि मतलब वो इतना इजीली नहीं हो पा रहा था। तीसरा रीजन हम सबको पता है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन वो भी हो जाता है, इतना इजी नहीं है विंडोज की तरह। चौथा जो रीजन है वो है कि इतने ही पैसों में मैं एक विंडोज पीसी बना लेता जो बहुत तगड़ा होता। लेकिन अब आप कहोगे मन भाई फिर आपने इसको क्यों लिया? देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा मेन रीजन था पोर्टेबिलिटी। और विंडोज के लैपटॉप अगर इतने महंगे में लूंगा तो वो बल्कि बहुत हो जाते हैं, उनकी पावर ब्रेक और बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं मैक की तरफ गया, क्योंकि अब मेरी जो प्रायोरिटी थी वो पोर्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस थी, जो मुझे इस वक्त मैक में बहुत अच्छे से दिखाई दे रही थी। तो अब बात करते हैं कि ये मशीन एक्चुअली में किसको लेनी चाहिए। देखो एक बात तो साफ है, ये मशीन हर किसी के लिए नहीं है। अब मैं किसी गलत वे में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि दिस इज एन एक्सपेंसिव मशीन। और जब भी आप कोई महंगी चीज खरीदते हो तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि ये आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रही है या नहीं दे रही है। तो देखो मेरी नजर में आपको ये तभी लेनी चाहिए या तो आप एक प्रो फ्रीलांसर हो, मतलब आपका काम बहुत बड़ा है, आप बहुत हैवी फुटेजेस, हैवी वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स एडिट करते हो, उसके लिए ये मशीन एकदम परफेक्ट है। मतलब ये हैवी से हैवी टास्क भी झेल लेती है। या फिर आपका काम उतना हैवी नहीं है और आपके पास पैसे भी अच्छे खासे हैं लेकिन आपको बेस्ट मशीन चाहिए, तो इस वक्त बेस्ट मशीन यही है। हाँ, आप कस्टम बिल्ड पीसी की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन वो फिर आपको इससे महंगा ही पड़ेगा। अगर आपको बेस्ट चाहिए बिल्कुल, उसमें आप ग्राफिक कार्ड्स मतलब रैम बहुत ज्यादा लगा दोगे, उसको कस्टम पीसी बिल्ड करोगे बहुत हाई लेवल का, जो इससे भी हाई लेवल का हो, तो उसमें आपके जाहिर सी बात है इससे भी ज्यादा पैसे लग जाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि जो अभी नॉर्मल फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप इतना पैसा इस मशीन में इन्वेस्ट करो। एक लेवल पर आ जाओ जब आपका काम बड़ा हो जाए और या फिर आपको उतने अच्छे क्लाइंट मिलने लगे, आपको उतना अच्छा पैसा मिलने लगे, देन देयर इज नो हार्म इन इन्वेस्टिंग इनटू अ गुड मशीन। तो जो मीडियम या फिर स्टार्टिंग के फ्रीलांसर्स हैं, अगर वो लैपटॉप वाकई या फिर पीसी लेना चाहते हैं तो 1 लाख के अंदर का कोई भी विंडोज पीसी या फिर विंडोज लैपटॉप उठा लो, आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। अब आप बात करोगे अमन भाई हमको तो आप मना कर रहे हो, तो आपने क्यों ले लिया? देखो मैंने तकरीबन 7 से 8 साल विंडोज पीसी पर एडिटिंग की है, जो बहुत बेसिक था। मैंने 50,000 रुपए में बिल्ड किया था। फिर मैंने धीरे धीरे अपना क्लाइंट बेस बढ़ाया, मैंने अपना यूट्यूब चैनल ग्रो किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक हैवी मशीन की जरूरत है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट आने लगे थे जो बहुत हैवी फुटेज लेकर आते थे और मेरा काम लेयर्स के मुकाबले भी बढ़ गया था। मतलब मैं बहुत ज्यादा लेयर्स यूज करने लगा था, इफेक्ट्स, म्यूजिक, और वो पीसी उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो मुझे एक ऐसी फास्ट मशीन चाहिए थी। अब मुझे इस लैपटॉप को लेने के सिर्फ 2 ही रीजन थे। एक तो मुझे पोर्टेबिलिटी चाहिए और दूसरा मुझे बेस्ट से बेस्ट मशीन चाहिए थी। कल को अगर मुझे कोई फिल्म एडिटिंग का ऑफर आ जाता है तो मैं इस पर आराम से कर सकता हूँ। मैंने फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग से इतना अर्न भी कर लिया था, मेरे पास अच्छे अभी भी क्लाइंट्स भी हैं और मेरा यूट्यूब चैनल भी ग्रो हो गया था। तो मेरे पास ये सारे सॉलिड रीजंस थे एक अच्छी मशीन में इन्वेस्ट करने के। फिलहाल मुझसे बहुत सारे लोग कह रहे थे बहुत महीनों से आपने कौन सी मैकबुक ली, उस पर रिव्यू बनाओ। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड अमन आउट।